हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइस पॉइंट। आज हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसे एज अ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं, शायद थोड़े टफ भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं, बट आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप इसमें गेसिंग भी कर सकते हैं क्योंकि गेस करने से पहले भी तुम क्वेश्चन के कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं ना, और इससे ये पता चलता है कि हमारी गेसिंग का लेवल कितना है, हम गेस करने में कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप गेस करने में यहाँ पे अच्छे होते हैं तो आप एग्ज़ाम में गेस को ट्राई कर सकते हैं जिन क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस पे। लेकिन अगर आपके गेसिंग अच्छे नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी ना ट्राई करें क्योंकि फिर माइनस मार्किंग होती है मेन एग्ज़ाम में। तो आप ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में अपने आप को एक प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, आपको उनके जवाब देने हैं जैसा कि हमने कल के वीडियो में किया था, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको थोड़ी देर का टाइम स्पैन भी मिलेगा ताकि बहुत जल्दी जल्दी ना हो जाए, और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर बताने से पहले हम ज़रूर बताएंगे कि आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें अगर आपने अभी आंसर्स न लिखे हों। ज़रूरी नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में ही लिखें, आप अपने सामने कॉपी रख के भी लिख सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होता है कि आपके अंदर ये आता है कि हाँ, हमने इतने आंसर्स सही किए। अगर सही किए हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, अगर गलत किए हैं तो लर्न करने की इच्छा आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शीर्ष यानी कि टॉप 10 विश्वविद्यालयों में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। याद रखिएगा, इस जो प्रश्न है इसके अंत में क्या लिखा है, वर्ष 2010 में। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा है कोलकाता विश्वविद्यालय और चौथा है अन्नमलाई। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा। यदि आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ए बी सी या फिर डी करके, या फिर आपने अगर कोई कॉपी ली है तो आप उस पर लिख लीजिए। और अब हम जा रहे हैं आंसर्स को बताने। अगर आपने लिख लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है कोलकाता विश्वविद्यालय, यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 2010 में दूसरी बार अनुमोदित करने से इनकार कर दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, रूस, जर्मनी, जापान या फिर अन्नमलाई। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा। आप ऑप्शन ए बी सी डी करके कमेंट सेक्शन या फिर अपने सामने रखी कॉपी पे लिख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें आप गैसिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें गैसिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर नहीं लिखा है कमेंट सेक्शन में तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर है जापान। क्या है इसका आंसर, जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की वैश्विक धरोहर रॉयल कास्बी जो आग से पूरी तरह नष्ट हो गया, वो कहाँ स्थित था। अच्छा, जब मैं कोई ऐसा डिफरेंट चीज़ बताऊँ ना तो एक काम क्या करिए, गूगल पे जाके रॉयल कास्बी लिखा करिए और उसे सर्च किया करिए, जाना करिए कि आखिर वो चीज़ है क्या। ये जो क्यूरियोसिटी है ना कि हाँ ये आखिर है क्या, अगर कोई चीज़ कहीं सुनी कहीं पढ़ी तो व्हाट इज़ दिस, है क्या, क्यों है, किस लिए है। तो ये जब क्यूरियोसिटी जागेगी ना तो आप गूगल पे जाएंगे, तो अगर ऐसे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक तो इसके बारे में आपको पता चला, फिर इसके नीचे कई सारे ऑप्शंस आते हैं जो इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, आपने उनके बारे में भी जाना। तो कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो एक्सपैंड होता है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मोरक्को, लीबिया, युगांडा या फिर मिस्र। आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स को लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई कॉपी ली है आपने तो आप उस कॉपी पे लिख सकते हैं। गैसिंग ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि हमने बताया आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अपने आप को एनालिसिस करने में। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। अगर आपने आंसर्स नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए।
इसका आंसर है युगांडा। क्या है इसका आंसर? युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कौन से कार्य नहीं हुए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नीचे कुछ कूट शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपने चुनना है, ठीक है, कि कौन कौन से कार्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नहीं हुए हैं। 6 ऑप्शंस हैं कुल। स्थानीय स्वशासन, प्रथम जनगणना, हंटर आयोग, इल्बर्ट विधेयक, श्वेत विद्रोह, कूका आंदोलन। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपने इन सारे वर्ड्स में से कुछ नया सुना है तो आप इसे जाके ज़रूर सर्च करें और जानें कि आखिर ये है क्या। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस में इन चीज़ों को रख दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी नॉलेज एक्सपैंड होगी तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हुई थी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर को 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 कौन सा सही है, या फिर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर जानते हैं। अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। और कूट में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य नहीं हुए थे? 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 1, 2, 3, 5 एंड 6। तो चलिए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 कार्य नहीं हुए थे, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य हैं वे? स्थानीय स्वशासन, प्रथम जनगणना नहीं हुई थी, ये तो आप सबने गेस कर लिया होगा आई थिंक। हंटर आयोग भी नहीं हुआ था, ये भी बहुत आसानी से गेस किया जा सकता था। एंड इल्बर्ट विधेयक भी नहीं आया था, ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। श्वेत विद्रोह भी, अगर किसी को डेट याद होगी तो ऑब्वियसली उसने समझ ली होगी। एंड कूका आंदोलन वो इसमें हुआ था। तो अगर आपको नहीं पता है कि कूका आंदोलन क्या होता है तो आप जाके इससे गूगल पे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको इन सब से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर को प्रेस के मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है? रिपन, मेटकाफ, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा या फिर अपनी कॉपी में लिखिए। वैसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर सही होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अगर गलत होता है तो मोटिवेशन आएगी कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए, आपको अगली बार कमेंट सेक्शन में सही लिखना है, ये मोटिवेशन आएगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा A, B, C या फिर D। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो इसका आंसर है मैट काफ, ठीक है। तो प्रेस के मुक्तिदाता की संज्ञा किसे दी जाती है? मैट काफ को, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के शीर्ष आउटसोर्सिंग कंपनियों में शीर्ष 10 कंपनियों में भारत की कौन सी 2 कंपनियां हैं? यानी कि आउटसोर्स कंपनियों में 10 कंपनियों की लिस्ट है, उनमें से भारत की कौन सी ऐसी 2 कंपनियां हैं? कूट का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। वैसे तो 5 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 2 को चूज करना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, सॉरी कौन सी 2 नहीं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। 5 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, इन्फोसिस, 127 आवर, विप्रो, जैनपैक्ट, टेक महिंद्रा। ये 5 कंपनियों के नाम दिए गए हैं और नीचे कूट शब्द है। ए है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये चारों और टेक महिंद्रा को इसमें से हटा दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1, 2, 3, 5, जिसमें से 4 को हटाया गया है। एक और है 1, 2 एंड 3 एंड लास्ट है सभी, यानी कि सारी कंपनियां ही उस लिस्ट में शामिल हैं। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आउटसोर्सिंग शीर्ष कंपनियों में किन किन का नाम शामिल है? इन्फोसिस, 127 आर, जैनपैक्ट, विप्रो या फिर टेक महिंद्रा। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं।
इसका आंसर है 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या क्या मेंशन करता है? इन्फोसिस, 127R, विप्रो एंड जेन पैक्ट को मेंशन करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं। आज के थोड़े से आई थिंक टफ हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस रोज़ आती हैं तो आपकी प्रेपरेशन को कहीं अलग लेवल तक ये लेकर जाएंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शर्माने की कोई बात नहीं है, घर वाले मना नहीं करेंगे अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, केंद्रीय करों की प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 32% है। दूसरा है, केंद्र को कुल प्राप्त राजस्व का 39% हिस्सा राज्य को देना होगा। अब बताइए कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, मतलब कौन से सही हैं, यही बताना है। 1 पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरे में मतलब सी ऑप्शन में पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर ना तो पहला ही सही है ना तो दूसरा ही सही है, यानी कि ऑप्शन डी। तो बताइए कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही गलत हैं? तो आप इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें गेसिंग मार्क ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका आंसर है 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही सही है। ठीक है, केंद्रीय करों की प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 32% होता है और केंद्र को प्राप्त राजस्व का 39% हिस्सा राज्य को देना होता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए को प्रतीक चिन्ह किसने दिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डी उदय कुमार, नेक्स्ट ऑप्शन है टी प्रभात कुमार, नेक्स्ट है एम जानकी प्रसाद, या फिर डी कुछ नहीं। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, कॉपी में भी लिख सकते हैं, बट जैसे कि हमने बताया कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करना या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा या तो आपके अंदर मोटिवेशन देगा। तो चलिए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपने अभी तक आंसर्स नहीं लिखे हैं तो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शर्माइए मत, घर वाले मना नहीं करते वीडियो को लाइक करने से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, ऐसा लगता हो कि हाँ वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ 5 सेकंड का भी अगर सीखने को मिलता है तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी उदय कुमार। क्या है इसका आंसर? डी उदय कुमार, यानी भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को डी उदय कुमार ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम हरित क्रांति के दूसरे चरण को किस क्षेत्र में लागू किया गया? ध्यान से पढ़िएगा, प्रथम हरित क्रांति के दूसरे चरण को। तो 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने। पहला है दक्षिण एवं पूर्वी भारत में, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी भारत में, तीसरा है उत्तरी पूर्वी भारत में, और चौथा है पूर्वी एवं पश्चिमी भारत में। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा। आप गैसिंग भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए। आप इसे एज अ टेस्ट सीरीज़ लें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो आपकी नॉलेज एनहांसमेंट में बहुत अच्छी रहेंगी। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। अगर आपने आंसर्स नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, तो इसका आंसर है दक्षिण एवं पूर्वी भारत में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं।
भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत सरकार ने कब से की थी? तो बताइए, फरवरी 2004, जून 2004, फरवरी 2005 या फिर अप्रैल 2005। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। गेसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे डेट वाले क्वेश्चन में ना गेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जनवरी फरवरी में कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपने अच्छा नहीं किया हो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो, देन डोंट वरी। आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस भी सुधर जाएगी। लेकिन कोशिश न करना, अगर कोई चीज़ टफ़ है तो ये सोच के छोड़ देना कि वो टफ़ है, तो फिर कैसे आपकी नॉलेज एनहांसमेंट होगी ना। मतलब मान लीजिए, अगर सूरज को जलने के लिए उगने के लिए जलना पड़ता है। अगर वो कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं जलूँगा, बहुत गर्मी लगेगी, सबसे पहले तो मैं नहीं जलने वाला। अगर वो जलना ही मना कर दे तो फिर वो उगेगा कैसे? और वो उगेगा ही नहीं तो फिर उसकी महानता कैसे जानेंगे लोग? तो इसीलिए थोड़े कष्ट तो सहने ही होंगे ना। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरता है, 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, आपको बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब सही होने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो इतनी बातों में तो आपने आंसर लिख ही लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अपना मार्क्स आप काउंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कॉपी में भी आंसर्स लिखे हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने मार्क्स काउंट करके ज़रूर बताइएगा। हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं, ठीक है? और गलत होने पे 1 मार्क्स को माइनस किया जाता है। तो अपने अपने आंसर्स आप सभी लोग बताइएगा मुझे। देखा जाएगा कि किसके आंसर सबसे अच्छे हैं, किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है फरवरी 2004, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।